चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जेएनबी मॉडल पेपर सेट जे का भाषा परीक्षण खंड हल करके बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में कुल 4 अनुच्छेद को किस तरह से हल करना था, कैसे उत्तर तक पहुंचना था, ये मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इस हर एक अनुच्छेद में जो कठिन प्रश्न आएंगे, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, वो भी अलग से हल करके बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। ये आ गया हमारा आज के ऑनलाइन क्लास का पहला अनुच्छेद। चलिए सभी ध्यान से सुनिए। निष्कपटता एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को उजागर करता है। निष्कपट व्यक्ति वह होता है जो अपने विचारों और भावनाओं में ईमानदारी रखता है। वह अपने शब्दों और कार्यों में किसी प्रकार की छिपावट या धोखा नहीं करता। निष्कपटता से संबंधों में पारदर्शिता आती है, जिससे दूसरों के साथ विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है। जब हम निष्कपट होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे संवाद में सुधार होता है। यह गुण न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। निष्कपटता से व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है और यही कारण है कि इसे एक महान सद्गुण माना जाता है। तो पूरा का पूरा अनुच्छेद बच्चों निष्कपटता पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर देखते हैं। जी जरूर, प्रश्न पहला यानी 61 नंबर का प्रश्न लेते हैं। इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। निष्कपटता व्यक्ति के खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। तो निष्कपटता बच्चों व्यक्ति के किस चीज को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखें। स्वार्थ, चरित्र, अहंकार, दिखावे। अब इसका उत्तर जानने के लिए पहला प्रश्न का उत्तर हमेशा शुरुआत में ही होता है। तो देखो यहां लिखा हुआ है, निष्कपटता एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को उजागर करता है। तो व्यक्ति के चरित्र को, चरित्र ऑप्शन में है, उजागर करता है। बस उजागर के जगह में प्रश्न में क्या लिखा है? प्रदर्शित करता है। उसका समानार्थी शब्द लिख दिया है। तो निष्कपटता व्यक्ति के ऑप्शन बी चरित्र को उजागर करता है लिखा है, अनुच्छेद में प्रश्न में लिखा है प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ क्या आना चाहिए था? और कि उजागर करना को ही प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, दिखाना सामान्य भाषा में दिखाना बोलते हैं। तो निष्कपटता व्यक्ति के चरित्र को प्रदर्शित करता है, उजागर करता है, दिखाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्कपट व्यक्ति खाली स्थान होता है। संदेहपूर्ण, झूठा, ईमानदार, स्वार्थी। तो भाई निष्कपट व्यक्ति, निष्कपटता एक महान गुण है। लास्ट लाइन में बताया ना, तो महान गुण है। तो महान व्यक्ति संदेहपूर्ण तो नहीं हो सकता, जिस पर शंका करे। ठीक है, जिस पर विश्वास न हो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। झूठा तो नहीं हो सकता। स्वार्थी, जो अपने ही हित के बारे में सोचे, अपना ही लाभ सोचे, वो स्वार्थी होता है। स्वयं का ही हित सोचे, स्वयं का ही लाभ सोचे।
तो वो होता है ईमानदार। तो निष्कपट व्यक्ति कैसा होता है? ईमानदार। चलो अनुच्छेद में भी बता देता हूं, देखो लिखा है कि निष्कपट व्यक्ति वह होता है जो अपने विचारों और भावनाओं में ईमानदारी रखता है। तो निष्कपट व्यक्ति क्या होता है? ईमानदार होता है, क्योंकि उसके उसमें ईमानदारी होता है। अगला देखें, निष्कपट व्यक्ति अपनी भावनाओं को खाली स्थान व्यक्त करता है, छिपकर, चुप रहकर, स्पष्ट रूप से, अहंकार पूर्ण। तो किस तरह व्यक्त करता है, ये अनुच्छेद में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? देखो, वह अपने शब्दों और कार्यों में किसी प्रकार की छिपावट या धोखा नहीं करता। निष्कपटता से संबंधों में पारदर्शिता आती है, लिखा है। तो चलिए इसी आधार पे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जी। तो वो निष्कपट व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, कोई छिपावट नहीं रखता, जो भी कहना रहता है साफ स्पष्ट रूप से। ठीक, तो ये होगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर। अब देखें अगला प्रश्न। उजागर का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है, छिपी हुई, गुप्त, धुंधला, प्रकट करना। तो मैंने अभी बताया उजागर करना मतलब दिखाना, व्यक्त करना, प्रदर्शित करना, प्रकट करना। तो जब किसी को दिखाएंगे तो क्या होगा? प्रकट होगा, सामने में दिखेगा। तो उजागर का अर्थ वही है जो प्रकट करना का है। तो यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, धुंधला, छिपी हुई, गुप्त, धुंधला, ये तो नहीं दिखेगा ना इस स्थिति में। छिपा हुआ है तो नहीं दिखता, गुप्त है तो नहीं दिखता, धुंधला नहीं दिखता। उजागर होना, अगर कहीं प्रकाश डालोगे, रोशनी है कहीं, तो वहां पर रखा हुआ वस्तु हमको दिखने लगता है। ठीक है, अंधेला है तो नहीं दिखता, लेकिन वहां प्रकाश कर दे तो क्या होता है? वहां पर रखा हर एक चीज दिखने लगता है। तो वही उजागर का अर्थ है। उजागर करने से कोई चीज प्रकट हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है, दिखने लगता है। इस तरह उजागर का अर्थ क्या हुआ? प्रकट करना। पांचवा प्रश्न देखते हैं इस अनुच्छेद का। निष्कपटता का विपरीत है। निष्कपटता का विपरीत क्या होगा? सच्चाई, ईमानदारी, विश्वसनीयता। तो ये तीनों चीज बच्चों निष्कपटता के अंदर रहता है। जिस व्यक्ति में निष्कपटता का गुण होगा वो क्या होगा? सच्चा होता है, सच्चाई होता है उसके अंदर, ईमानदारी होता है, विश्वसनीयता होता है। तीनों अनुच्छेद में आया है। तो विपरीत होगा धोखा। ये इस प्रश्न का आंसर है। निष्कपटता का विपरीत क्या है? धोखा। चलिए ये अनुच्छेद हो गया हमारा पूरा। ठीक, तो इस प्रश्न में इस अनुच्छेद में दो तीन शब्द हैं जिसका आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के बाद कमेंट करना है ग्रुप में। आप लोगों को पता करना है क्या क्या? निष्कपटता कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? एक और शब्द है छिपावट, ईमानदारी, ईमानदारी, छिपावट, पारदर्शिता। ठीक है, कितने शब्द हो गए? चार शब्द। निष्कपटता, ईमानदारी, छिपावट, पारदर्शिता। इसमें एक और शब्द है निष्कपट। ठीक है, तो ये पांचों शब्द हो गया। और कुछ शब्द दे देता हूं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। ठीक है, तो इन शब्दों के बारे में बताना है कि ये सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में से कौन सा शब्द है? ये आप लोगों को कमेंट करना है। क्लियर? इसका आंसर फिर मैं अगले वीडियो में दूंगा।
चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, अगला अनुच्छेद। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। कछुए एक अनोखे प्राणी हैं जो मुख्य रूप से पानी में और कुछ भूमि में रहते हैं। इनके शरीर पर मुख्य हिस्सा एक कठोर खोल से ढका होता है जो इन्हें प्राकृतिक शत्रुओं से बचाता है। कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं लेकिन ये तैरने में बहुत कुशल होते हैं। उनकी जीविका मुख्यतः वनस्पति पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ कछुए मछलियों और कीड़ों का भी सेवन करते हैं। अगला देखें, कछुओं की आयु बहुत लंबी होती है और वे कई दशकों तक जीवित रह सकते हैं। ये प्राणी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद करते हैं। कछुआ किस प्रकार शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है? तेज दौड़कर, कठोर खोल में छिपकर, पानी में कूदकर, अनोखी आवाज करके। तो अगर आप लोगों ने ये अनुच्छेद ध्यान से सुना है तो पहला चीज लिखा है कि कछुआ बहुत धीमी चाल चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो तेज दौड़ने वाली तो बातें नहीं आया। पानी में तो कहीं कूदा ही नहीं है पूरे अनुच्छेद में कछुआ अपनी जान बचाने के लिए। और अनोखी आवाज, तो कछुए किस तरह से आवाज निकालता है कछुआ, इसके बारे में आया ही नहीं है प्रश्न में। प्रश्न में ये लिखा है कि उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है कठोर खोल, लिखा है ना। और तुम लोग देखे भी होंगे कि जो कछुआ होता है, कछुआ होता है, ठीक है, वो उसका एक ऊपर का जो पीठ वाला हिस्सा है कठोर होता है ऐसे। तो जब भी कोई उसको भय, डर, संकट आता है तो ये सिर अपना अंदर कर लेता है, हाथ पैर सब अंदर कर लेता है और ऊपर का भाग कठोर होने के कारण कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह ये ऑप्शन बी कठोर खोल में छिपकर सही उत्तर होगा। यहां भी देख लो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि इस इनके शरीर का मुख्य हिस्सा एक कठोर खोल से ढका होता है जो इन्हें प्राकृतिक शत्रुओं से बचाता है। प्राकृतिक शत्रु जितने भी संसार में कोई भी जीव है, ठीक है, तो उन शत्रुओं से वो बचाने का काम करता है जो कठोर खोल होता है। अगला देखिए, कछुओं की आयु खाली स्थान होती है। कछुओं की आयु खाली स्थान होती है लिखा है। तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा है क्या होता है? दीर्घ। लघु बहुत छोटा होता है, लघु माने छोटा, अल्प माने छोटा, कम माने भी कम। तो दीर्घ माने होता है लंबी आयु। यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कहाँ पर लिखा है? कछुओं की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो लंबी को क्या कहेंगे? दीर्घ भी कहा जाता है। तो ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों उसका, इसको याद रखना। लंबी को क्या कह सकते हैं? दीर्घ, लिखा है ऑप्शन बी में। ये याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगला देखें, कछुए खाली स्थान में अच्छे होते हैं, तैरने में, चलने में, छलांग लगाने में, कूदने में। तो अगर अनुच्छेद न ढंग से सुने हो, पढ़े हो, तो देख लेना कछुए के कूदने की बात, छलांग लगाने की बात तो आया ही नहीं है। अब तैरने और चलने की बात आया है, तो अच्छे होते हैं लिखा है। तो कछुआ वैसे भी चलने में बहुत धीरे धीरे चलता है, धीमा चलता है। तो स्पष्ट रूप से हुआ तैरने में अच्छे होते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो ये यहाँ पर देखो ढंग से।
कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं लेकिन तैरने में बहुत कुशल होते हैं। बहुत कुशल। कुशल माने ही क्या होता है? अच्छा। कुशल माने अच्छा कहें या अच्छे कहें, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है तब कहते हैं कि वह व्यक्ति उस कार्य में कुशल है। क्या है? कुशल है। समझ गए? तो कुशल माने अच्छा या अच्छे कह सकते हैं। कुशल शब्द तब उपयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हो, तब कहते हैं कि ये, मान लो कोई टीवी बनाने में बहुत अच्छा कारीगर है तो बोलेंगे कि हाँ, टीवी बनाने में कुशल है। ठीक। कोई भी कार्य हो, जिस काम को वो अच्छे से कर पाता है तो उस कार्य में वो कुशल है। चलिए अगला प्रश्न देखें। कुशल खाली स्थान का पर्यायवाची है। व्यर्थ, गुणहीन, श्रेष्ठ, अक्षम। पर्यायवाची बोला है, माने कुशल को और क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बच्चों श्रेष्ठ। जो किसी कार्य में श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, वो कहलाता है कुशल। ठीक। अक्षम यानी होता है किसी कार्य को जो कोई नहीं कर पाता वो व्यक्ति अक्षम है। मान लो कोई तैर नहीं सकता तो उसको तैरने में अक्षम है बोलेंगे। कोई कूद नहीं सकता तो वो कूदने में अक्षम है। कोई चल नहीं सकता तो चलने में अक्षम है। तो अक्षम यानी किसी कार्य को न कर पाना अक्षम कहलाता है। गुणहीन जिसके अंदर गुण ना हो। व्यर्थ, बेकार, वेस्टेज। तो कुशल माने होता है श्रेष्ठ। कुशल का पर्यायवाची क्या मिला? श्रेष्ठ। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। संतुलित का यहाँ विलोम है। संतुलित, संतुलित है ना, तो एक समान स्थिर रहता है। तो संतुलित को स्थिर कह सकते हैं पर्यायवाची में। किसमें? पर्यायवाची में। तो विलोम पूछा है तो संतुलित का पर्यायवाची स्थिर है तो उसका उल्टा अस्थिर। तो अस्थिर होगा बच्चों ऑप्शन ए, संतुलित का विलोम। संतुलित का विलोम क्या होगा? अस्थिर। ठीक। असंतुलित है मतलब इधर उधर हिल रहा है। जैसे कोई देखना और रस्सी मान लो चल रहा है, वो चल रहा होता है कोई, और असंतुलित ही हो जाता है तो आदमी हिलता है। संतुलित रहता है तो बढ़िया स्थिर चलता है। तो संतुलित का पर्यायवाची होगा स्थिर। तो स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर। तो यही इसका संतुलित का विलोम शब्द है। तो ये अनुच्छेद भी हुआ बच्चों यहीं पर समाप्त। अब देखते हैं इस अनुच्छेद में कोई कठिन प्रश्न हो या व्याकरण से संबंधित कुछ बातें हो तो उसको जरूर थोड़ा सा झांक लेते हैं, निहार लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो कछुए एक अनोखे प्राणी है। अनोखे मतलब थोड़ा सा बाकी प्राणियों से अलग और विचित्र है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कठोर खोल होता है भाई। जब भी इसको डर लगता है कठोर खोल के अंदर अपने शरीर को रख अंदर कर लेता है। तो बाकी जानवरों से अलग हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा चीज, अनोखा इसलिए भी है क्योंकि ये पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो ये भी इसका एक अनोखा बात है। तीसरा अनोखा बात क्या है कि इसकी जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, बहुत दिनों तक जीता है। 200 साल लगभग इसका उम्र होता है। पुस्तकों में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो कई ऐसी बातें हैं जो कछुए को अनोखे प्राणी बनाता है। बच्चों अनोखा शब्द आया तो समझ जाओ बाकी जीवों से उसके पास विशेष गुण है, तब उसको अनोखा बोलेंगे। चाहे कुछ न कुछ गुण हो लेकिन विशेष गुण होना चाहिए जो बाकी के पास नहीं है। तो इसके पास यही विशेष गुण है। एक शरीर, ये जो कठोर खोल होता है, ये विशेष गुण है। जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। भले ही चलने में धीमा है लेकिन तैरने में कुशल होता है ये। इसकी आयु काफी लंबी होती है। वनस्पति पर भी निर्भर होता है यानी घास फूस भी खाता है
और मछली और कीड़ों को भी खा लेता है, दोनों तरह का सर्वाहारी हो गया समझो। ठीक है, तो ये इसको अनोखा बनाता है इस जीव को। अब बताओ, जो मुख्य रूप से पानी में कुछ भूमि पर रहते हैं, यहाँ जो शब्द किसके लिए लिया गया है और क्या है जो शब्द, ये बताना है माइक ऑन करके। जो बच्चे जानते हो वो बताओ, जो शब्द किसके लिए लिखा गया है, कछुए के लिए। तो जो शब्द व्याकरण का कौन सा शब्द है? सर्वनाम। बिल्कुल सही। जो एक सर्वनाम है जो कि कछुए संज्ञा के जगह में लिखा गया है। तो जो कौन सा सर्वनाम है बता सकते हो? जो शब्द कौन सा, कौन सा? हाँ बोलो जी, एक बार और। जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो कहने से पता नहीं चलता। ठीक, चलो देखिए दूसरा। कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ शब्द किसके लिए लिया गया है? कछुआ। ठीक, ये भी एक सर्वनाम है बच्चों। जो, कुछ, ये सर्वनाम है जो कि कछुए संज्ञक जगह में लिखा गया है। इनके शरीर पर मुख्य हिस्सा एक कठोर खोल से ढका रहता है। यहाँ इनके एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, इनके इनके शब्द में इनके शब्द में कौन सा कारक है? इनके शब्द में कौन सा कारक है? ये है? कारक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्म संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अपादान, उसके बाद संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक। ये कारक के नाम है। तो इनमें से कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह लगा है इनके शब्द में, ये पूछ रहा हूं। इनके, तो कारक अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा चलो एक दिन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इनके जब बोलते हैं तो बच्चों इसमें के जो लास्ट में लगा है यही कारक का विभक्ति चिन्ह है, और ये है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। तो इनके में संबंध कारक लगा हुआ है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, या के, और होता है रा, री, या रे। उदाहरण जैसे उनका कह रहे हैं, उसका कह रहे हैं, तो का आ रहा है ना, तो ये का या उसका, उसकी, उसका, उसके, तो ये पहचान है संबंध कारक का। अगर उसी को मेरा, मेरी, मेरे ऐसे कहें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो वहां पर भी रा, री, रे आ रहा है लास्ट में। तो ये शब्द जब रहे समझ जाना वो संबंध कारक। कर्ता कारक में ने आता है, ने, यानी जो काम का, जैसे राम ने रावण को मारा तो राम के बाद ने आया, तो इसका मतलब राम कर्ता कारक है। कर्म कारक में को आता है, को। राम ने रावण को मारा तो रावण के बाद को आया तो रावण कर्म कारक हुआ। उसी तरह करण से, तो से शब्द, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन से, पेन के बाद से शब्द आया। तो किसी चीज का उपयोग करके जब हम कोई काम करते हैं, किसी वस्तु का, किसी भी चीज का, तो वो चीज हो जाएगा करण कारक। कोई भी कार्य कर, मैं पेन से लिखता हूं, ठीक है, वह बैट से खेलता है, तब वहां करण कारक होता है। उसके बाद होता है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का होता है के लिए, ठीक है।
वह मेरे लिए केक लाया है, तो मेरे लिए आया ना, तो ये लिए शब्द हो गया, तो मेरे लिए यार केक लाया कह रहे हैं, तो वो वहां संप्रदान कारक होगा। ऐसे कारक संबंधी बाद में बताऊंगा। तो इस तरह कारक से भी हो सकता है पूछ दे प्रश्न, क्योंकि 5वीं के सिलेबस में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। शत्रु माने जानते हो तुम लोग शत्रु को और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बताओ जी। दुश्मन। दुश्मन, बैरी। तो प्राकृतिक शत्रु माने जिसे प्रकृति ने बनाया है। हम सब प्राकृतिक हैं। ठीक है, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, और धीमी माने धीरे धीरे। और इसमें कोई हाँ एक शब्द आया है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र। जल पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है। तो जल पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं तालाब, नदी, समुद्र, ठीक है, झील, ये आते हैं जल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या? तालाब, झील, नदी, सागर, समुद्र, ये सब जल पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों उसको कहा जाता है जिसके अंदर रहने वाले सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके अंदर ही हो जाता है। जैसे तालाब में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस तालाब में ही हो जाती है। उस तालाब में रहने वाले जीव को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए तालाब से बाहर आना नहीं पड़ता। तो ऐसा स्थान जहां पर रहने वाले जीवों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं पर हो जाए तो वो पूरा स्थान क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, तो ये तालाब हुआ, झील, समुद्र, नदी, तो इनमें जो रहने वाले जीव हैं उनके सारे जरूरतों की चीजें उनको वहीं मिल जाता है, वहां से बाहर जाना नहीं पड़ता। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, तो चलिए ये अनुच्छेद भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 3 में। माइक ऑन किए होगे तो बंद कर लेना। अब अनुच्छेद पढ़ रहा हूं। अभी भी चालू है, टिक टाक कर रहा है, बंद करो। बंद किए? भूपेश अभी का माइक ऑन है। अरे ये भैरा है क्या वो लड़का, या मोबाइल छोड़ के भाग गया है? मोबाइल छोड़ के भाग गया होगा तभी नहीं सुन रहा होगा, नहीं तो सामने में मोबाइल चालू किया है तो सुनाई देना चाहिए उसको। तो कि देखो माइक बंद करो कह रहा हूं तो माइक को बंद करना चाहिए। नहीं, इधर बेक आके देखूंगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद बंद करेगा तो क्या फायदा? अपना तो टाइम खराब करता है, बाकी का भी टाइम खराब करता है। जब भी माइक ऑन है कहता हूं तो सब ऐसे स्क्रीन टच करो, माइक दिख जाता है हरा है कि लाल है। अगर हरा है तो तुरंत बंद कर दो। कौन सा कितना समय लगता है, 2 सेकंड की बात। चलो पढ़ते हैं अनुच्छेद क्रमांक 3। नरकट यानी बांस एक विशेष प्रकार का घास है जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाया जाता है। बांस की कई प्रजातियां होती हैं जिनमें से कुछ विशाल पेड़ों की तरह ऊंचाई प्राप्त कर सकती हैं। यह एक अत्यधिक टिकाऊ और बहुउपयोगी पौधा है। बांस का उपयोग घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, संगीत वाद्य यंत्र तैयार करने और कागज उत्पादन करने के लिए किया जाता है। बांस की सबसे विशेष बात यह है कि यह बहुत आसानी से बढ़ता है और इसे बहुत कम समय में पुनः उगाया जा सकता है। इसकी जड़ें मिट्टी में मजबूती से जमी रहती हैं जिससे भूमि का कटाव रुकता है और पर्यावरण संतुलित रहता है। तो इस तरह बच्चों आज इस अनुच्छेद में हमने जाना बांस के बारे में।
और बांस का एक नया शब्द भी जाना कि बांस को क्या बोलते हैं? नरकट। क्या बोला जाता है? नरकट। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। बांस एक विशेष प्रकार का या कि खाली स्थान है? वृक्ष है, झाड़ी है, घास है, फूल वाला पौधा है? तो स्पष्ट रूप से लिखा है रे भैया पहला ही ऑप्शन में कि बांस एक विशेष प्रकार का घास है। देखो, बांस के लिए केवल दो ही शब्द आया है इसमें। एक तो यहाँ पर लिखा है एक विशेष प्रकार का घास है। अब एक जगह पौधा शब्द भी नाम दिया है। कहाँ पर? देखो यहाँ एक बहुउपयोगी पौधा, यह एक अत्यंत टिकाऊ और बहुउपयोगी पौधा है। तो बांस के लिए केवल दो शब्द आए हैं, घास और पौधा। तो यहाँ पौधा नहीं लिखा है ना, फूलों वाला पौधा लिख दिया है। तो फूलों वाला पौधा थोड़ी है जो गमले में लगाए रहते वो, उसको बोलते हैं फूलों वाला पौधा। तो पहला ही लाइन में लिखा है बांस एक प्रकार का या कि घास है। चलो अगला देखें। बांस का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता। तो बांस का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है, किन किन चीजों के लिए किया जाता है, ये अनुच्छेद में आया है। घर बनाने में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में किया जाता है, कागज उत्पादन में किया जाता है। लिखा है जड़ी बूटी बनाने में बांस का उपयोग नहीं किया जाता। ये तीन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ बांस का उपयोग घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, संगीत वाद्य यंत्र तैयार करने में और कागज उत्पादन में। तो चार चीज लिखा है, चार चीजों में उपयोग इसका। घर बनाने, फर्नीचर बनाने, संगीत वाद्य यंत्र और कागज उत्पादन। और ये जड़ी बूटी का नहीं लिखा है रे भैया, तो ये उत्तर होगा। नहीं किया जाता है लिखा है, तो जड़ी बूटी बनाने में बांस का उपयोग नहीं किया जाता। चलो देखिए, नरकट जिसे बांस कहा जाता है को पुनः उगने में खाली स्थान समय लगता है, अत्यधिक समय लगता है, न्यूनतम, मध्यम, काफी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों न्यूनतम, बहुत कम समय। यहाँ पर देखो अनुच्छेद में क्या शब्द आया है उसको देख लो ढंग से। तो बांस की सबसे विशेष बात यह है कि यह बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे बहुत कम समय में पुनः उगाया जा सकता है, बहुत कम समय में। अब बहुत कम समय को क्या बोलेंगे? न्यूनतम। क्या बोलेंगे? न्यूनतम। तो बांस पुनः उगने में न्यूनतम, यानी न्यूनतम माने ही होता है बहुत कम। न्यूनतम माने क्या होता है? बहुत कम। तो बहुत कम समय में फिर से उगाया जा सकता है। चलो, दृढ़ता के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। दृढ़ता एक शब्द है जो अनुच्छेद के अंतिम में आया है। अनुच्छेद के अंतिम में देखो कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन को क्या दृढ़ता के साथ। तो दृढ़ता के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है, कह रहा है दृढ़ता शब्द अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन दृढ़ता के लिए अलग शब्द है, ये कहना चाह रहा है। तो विशाल, मजबूती, कटाव, विशेष। तो दृढ़ता का सही उत्तर होगा बच्चों मजबूती। दृढ़ता का सही उत्तर मजबूती। कहां पर है? देखो, जड़ की बात लिखा है यहाँ कि इसकी जड़ें मिट्टी में मजबूती से जमी रहती हैं। तो मैं ये मजबूती शब्द को हटा के यहाँ दृढ़ता शब्द लिख सकता हूं ऐसे। तो क्या पढ़ेंगे? इसकी जड़ें मिट्टी में दृढ़ता से जमी रहती हैं। तो उसी को मजबूती से भी कह सकते हैं, दृढ़ता से भी कह सकते हैं। तो दृढ़ता का अर्थ क्या मिल गया? मजबूती। तो मजबूती के साथ
या कहें दृढ़ता के साथ, दोनों पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। खाली स्थान बहुउपयोगी शब्द का विपरीत अर्थ है। अब ये बहुउपयोगी शब्द का विलोम शब्द विपरीत अर्थ ढूंढना है। तो बहुउपयोगी का अर्थ क्या होता है? जिसका बहुत प्रकार से उपयोग किया जाता है। एक ही जिसका उपयोग नहीं है, एक से अधिक जिसका, एक से अधिक तरह से जिसका उपयोग कर सकते हैं, वो बहुउपयोगी। जैसे बांस का, बच्चों बांस को घर बनाने में करते हैं, फर्नीचर बनाने में करते हैं, वाद्य यंत्र बनाने में करते हैं, कागज उत्पादन में करते हैं। तो देखो, बांस का एक से अधिक तरह का उत्पादन करने में किया जा रहा है ना, तो बांस क्या हुआ? बहुउपयोगी। तो उल्टा क्या होगा? अनुपयोगी। उल्टा क्या होगा? अनुपयोगी। जिसका कुछ उपयोग नहीं किया जाता वो अनुपयोगी है, जिसका बहुत सारा सारा प्रकार से उपयोग कर सकते हो बहुउपयोगी है। तो बहुउपयोगी का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द होगा बच्चों अनुपयोगी। अविश्वसनीय, कारगर, उपयोगी ये नहीं होगा। अविश्वसनीय जिस पर विश्वास नहीं किया जाता उसको अविश्वसनीय। कारगर जो असरदार हो, कोई भी जैसे दवाई खिलाते हैं किसी को, अब वो दवाई से वो बीमारी ठीक हो गया तो समझ जाओ वो दवाई ने कारगर, वो दवाई कारगर है उस बीमारी के लिए, यानी असरदार है। कारगर का अर्थ क्या होता है? असरदार। ठीक, इफेक्टिव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। तो कारगर होना, असरदार होना, इफेक्टिव होना, ये इसका अर्थ होता है। उपयोगी जिस जो किसी कार्य में, किसी भी चीज में उपयोग करने लायक है तो वो उपयोगी है, और उपयोग करने नहीं नहीं लायक है तो अनुपयोगी है। तो बहुउपयोगी शब्द का विपरीत हुआ अनुपयोगी। ये 5 प्रश्न खत्म। अब इसमें आप लोगों को लगता है कि कोई शब्द पूछना चाहिए तो पूछ सकते हो। संगीत वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र को समझते हो? बांस का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बनता है? कोई बताओगे? बांसुरी। बहुत बढ़िया। ये बांसुरी बांस का तो बना रहता है जी। और संगीत, संगीत में जब कोई गाना बजता है, गाने में बाजे बजते हैं, वाद्य यंत्र बजता है। वाद्य यंत्र यानी जिसको बजाया जाता है, ऐसा यंत्र जिसको बजाया जाता है संगीत में, ठीक है, तो वो कहलाता है वाद्य यंत्र। तो बांसुरी बांस का बना रहता है, इसका नाम है बांसुरी है, जिसमें बांस शब्द ही जुड़ा है। छत्तीसगढ़ी में भी पहले बांस गीत होता था, आज के बच्चे तो शायद नहीं सुने होंगे। कभी यूट्यूब पर सर्च करना बांस गीत, तो बच्चों बांस गीत एक काफी 4-5 फुट का एक मोटा बांस होता था। यादव समाज के लोग उसको, यादव समाज में वो फेमस है। तो हम लोग छोटे थे उस समय, जब बारात आता था हमारे गांव में यादव समाज में, तो स्वागत करते थे उसी बांस गीत को गाकर, और बांस को बजाते थे और स्पेशल उसका आवाज आता था, ठीक है। और उसके अंतर्गत वो कुछ कहानी को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। तो बांस गीत में भी बांस का वाद्य यंत्र उपयोग होता था हमारे छत्तीसगढ़ में। बांसुरी तो फेमस है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और वो तमूरा होता है, देखना तमूरा। पंडवानी में, पंडवानी जो गायिका या गायक होता है, तो तमूरा का जो ऐसे लंबा डंडा होता है जिस पर वो तार फंसा रहता है जिसको बजाते हैं, तो ये डंडा भी बांस का ही होता है, तमूरे का। तो इस तरह कई, एक नहीं बल्कि कई वाद्य यंत्र हैं जिनको बनाने में बांस का उपयोग होता है। चलो, और इसमें कोई शब्द जो पूछने लायक लग रहा हो जरूर पूछो। हम्म, आप लोगों को लग रहा है? देख लो भाई।
कोई शब्द लग रहा हो पूछने लायक तो पूछ लो, फिर आज के ऑनलाइन क्लास के अंतिम अनुच्छेद की ओर आगे नो बढ़ेंगे। हाँ नो सर। ठीक है, चलो अंतिम अनुच्छेद में जाते हैं बच्चों। चलिए तो आप सभी ध्यान से सुनिए, माइक बंद कर दीजिए और अब पढ़ते हैं अनुच्छेद क्रमांक 4। हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। क्या लिखा है? हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पहाड़ों की ढलानों से बर्फ, पत्थर और अन्य पदार्थ बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं। यह घटना तब होती है जब बर्फ की परतें कमजोर हो जाती हैं या किसी बाहरी कारक जैसे भूकंप या मानव गतिविधि के कारण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यह असंतुलन उत्पन्न होता है। हिमस्खलन में भारी मात्रा में बर्फ और पत्थर अचानक गिरने लगते हैं जो नीचे के रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाते हैं। ठीक है, हिमालय और अन्य बर्फीले क्षेत्रों में यह समस्या अक्सर देखी जाती है। कहाँ? हिमालय और अन्य बर्फीले क्षेत्रों में यह समस्या अक्सर देखी जाती है। पर्वतारोहियों और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हिमस्खलन एक गंभीर खतरा बन सकता है। तो पूरा का पूरा हिमस्खलन के बारे में जाने। हिमस्खलन किसे कहते हैं? हिमस्खलन कौन से क्षेत्रों में होता है? हिमस्खलन से कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं? हिमस्खलन के कारण क्या क्या है? इन सभी चीजों के बारे में भी जाना तुम लोगों ने। तो अब उससे संबंधित प्रश्न को चलो देखो। हिमस्खलन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है कह रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके बारे में इस अनुच्छेद में नहीं आया है वही बच्चों इसका उत्तर होता है। तो पहला है चक्रवात, दूसरा है भूकंप, तीसरा बर्फ की परतों का कमजोर होना, चौथा ऑप्शन डी है पर्वतारोहियों की गतिविधियां। तो अगर अनुच्छेद ध्यान से सुने हो तो उसमें एक भी जगह चक्रवात की बात नहीं आया है। अब मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई चीज नहीं है करके आए तो भाई हिमस्खलन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो जिसके बारे में इस अनुच्छेद में आया ही नहीं है तो वही तो जिम्मेदार नहीं है भाई। और जिम्मेदार है कहता तब तो अनुच्छेद में मिल जाता हो। तो ये भूकंप के कारण हिमस्खलन होता है, बर्फ की परतें कमजोर हो जाएं तो भी हिमस्खलन होता है, पर्वतारोहियों के पहाड़ों पे चढ़ने के कारण भी। पर्वतारोही किसको बोलते हैं? जो पहाड़ों में चढ़ते हैं अपना साहस दिखाने के लिए, अपना हिम्मत दिखाने के लिए। ठीक है, तो बहुत से पर्वतारोही पहाड़ों में चढ़ते हैं तो उनके वजह से भी हिमस्खलन होता है। तो ये तीनों कारणों से हिमस्खलन होता है। तो चक्रवात एक ऐसा कारक है जिसके वजह से हिमस्खलन नहीं होता और अनुच्छेद में इसके बारे में बताया भी नहीं है। तो यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला देखें हिम इजाज दरवाजा बंद कर, थोड़ा दरवाजा बंद कर होती की आवाज आ जाते मोटर चोटर के दरवाजा बंद करके रखना चाहिए। नहीं, चलो अगला प्रश्न देखें। हिमस्खलन एक खाली स्थान आपदा है, कृत्रिम, कुदरती, अप्राकृतिक, मानव निर्मित। अब देखो ये प्रश्न किस प्रकार से कठिन बनाया गया है। स्पष्ट लिखा है हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। अप्राकृतिक आपदा है ये शब्द नहीं लिखा है। अप्राकृतिक, तो अप्राकृतिक कैसे होगा? अनुच्छेद में तो प्राकृतिक आपदा है लिखा है।
तो अप्राकृतिक तो प्राकृतिक का उल्टा हो गया, मानव निर्मित भी नहीं लिखा है। तो तुम लोगों को क्या जानना था यहाँ, प्राकृतिक का पर्यायवाची, कि प्राकृतिक को और क्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक को और बोलते हैं बच्चों कुदरती। प्राकृतिक को और क्या बोलते हैं, कुदरती। कुदरत बोलते हैं भगवान को। कुदरत यानी भगवान, या कुदरत माने प्रकृति भी कह सकते हो। तो जिसे कुदरत ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है वो कुदरती, और जिसे प्रकृति ने बनाया है वही प्राकृतिक कहलाता है। तो कुदरत ने बनाया है तो कुदरती, प्रकृति ने बनाया है तो प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का सही अर्थ क्या होगा, कुदरती। तो हिमस्खलन एक कुदरती आपदा है कहें, या प्राकृतिक आपदा है कहें, दोनों सही है। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें और कैसे जान सकते थे, थोड़ा सा बता देता हूं। कृत्रिम यानी होता है जिसको मानव ने बनाया हो, मानव निर्मित को बोलते हैं कृत्रिम। तो मानव के वजह से या मानव का बनाया हुआ नहीं है जो हिमस्खलन है, लेकिन कारक जरूर होता है मानव, अप्राकृतिक नहीं है। मानव निर्मित, ये तीनों का अर्थ ना सेम है, कृत्रिम, अप्राकृतिक, मानव निर्मित। तो हिमस्खलन जो आपदा है वो प्राकृतिक होता है तो कुदरती हुआ। हिमस्खलन की समस्या अक्सर खाली स्थान देखने को मिलती है, जंगलों में, मरुस्थलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, समतल भूमि में। तो ये समझने वाला प्रश्न है बच्चों। भाई हिमस्खलन कहाँ होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में लिखा है। पहाड़ों में, हिमालय पर्वत में बर्फ जमा रहता है। यहाँ लिखा देखो कि हिमालय और अन्य बर्फीले क्षेत्रों में यह समस्या अक्सर देखी जाती है। अब पूरा का पूरा पहाड़ के बारे में चर्चा हो रहा है, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है बच्चों कि भाई ऊपर पहाड़ों में बर्फ रहेगा तो चट्टान उसका पतला हो जाएगा, बर्फ पत्थर तो उधर से ही लुढ़कते गिरेंगे। तो जंगल में कहाँ का बर्फ की, कैसे लुढ़केगा जंगल में बर्फ। मरुस्थल में तो ऐसे भी रेत रेत होते हैं, समतल भूमि में थोड़ी बर्फ जमा रहेगा तो वो लुढ़केगा भाई, बराबर जमीन में कैसे खिसकेगा बर्फ। तो पहाड़ में जमा हुआ बर्फ जब उसकी परतें कमजोर हो जाती हैं तो वो टूटकर नीचे की ओर गिरती हैं, और उसके साथ पत्थर वत्थर भी गिरते हैं, मिट्टी भी गिरते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही हिमस्खलन की समस्या अक्सर देखा जाता है, जंगल मरुस्थल इसमें तो संभव ही नहीं है ना। चलिए ये प्रश्न देखें, जब बर्फ की परतें कमजोर हो जाती हैं, वाक्य में खाली स्थान विशेषण है। सिंपल है रे भाई, विशेषण माने जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो उस पूरे वाक्य में देखो वस्तु का नाम क्या है, एक वस्तु दिया है बर्फ। बर्फ एक वस्तु है जो कि पानी से बना रहता है। अब बर्फ की क्या विशेषता बताया है, तो कमजोर होना। बर्फ की जो परतें हैं ये हो गया संज्ञा, बर्फ की जो परतें हैं वो क्या है, संज्ञा है। और वो कैसा है, तो कमजोर है। तो कमजोर शब्द विशेषता बता रहा है बर्फ की परतों का। बर्फ की परत हो गया संज्ञा, और कमजोर शब्द इस बर्फ की परत संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो कमजोर शब्द क्या हुआ, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसके गुण के बारे में बताए, वो कितना है ये बताए, वो कैसा है ये बताए। तीन चीज बताता है बच्चों, या तो गुण बताएगा, या वो कितना, कितनी, कितने हैं ये बताएगा, या वो कैसा है। ये तीन प्रश्न को ध्यान से रखो। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण बता रहा है, क्वालिटी, तो समझ जाओ वो शब्द विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की संख्या कितना है,
ये बताए तो समझ जाओ, मात्रा बताए या कितना बताए तो समझ जाओ वो शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम कैसा है ये बताए तो समझ जाओ वो विशेषण है। ठीक ठीक। जैसे मैं कहूं कि इसके बाल बहुत काले हैं, तो बाल की गुण बता रहा है वो काला है। यह आम मीठा है, तो आम का गुण बता रहा है मीठा है। आम का गुण है मीठा होना, खट्टा होना, नमकीन होना, तीखा होना। ये सब क्या है? गुण है। तो गुण, जो भी शब्द से गुण पता चले किसी संज्ञा सर्वनाम को, वो विशेषण होता है। कितना है? मेरे पास 5 पेन है, तो पेन की संख्या बता रहा है 5 शब्द, तो वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। उसके पास 3 लीटर दूध है, तो 3 लीटर शब्द क्या बता रहा है? दूध की विशेषता, कि उसके पास, यानी दूध की मात्रा बता रहा है 3 शब्द से, वो भी विशेषण हुआ। कैसा है? तो कैसा है कभी वह ईमानदार है कह रहे हैं, तो ईमानदार शब्द क्या है? राम ईमानदार है, तो ईमान कैसा है? राम ईमानदार है कह रहे थे, ईमानदार शब्द विशेषता बता रहा है राम का। तो ये सब विशेषण है। तो ये 3 चीज को याद रखो, या तो गुण बताता है विशेषण, या गुण की संख्या या मात्रा बताएगा वह संज्ञा सर्वनाम की, या वो कैसा है, किस अवस्था में, किस हालत में है, वह बीमार है, वह अमीर है, वह गरीब है, ये सब शब्द विशेषण। तो यहाँ एक कमजोर है, ये विशेषण हुआ। 80 नंबर का प्रश्न देखें। अनुच्छेद में प्रयुक्त समस्या शब्द का विलोम है। अनुच्छेद में समस्या एक शब्द आया है, का विलोम उपाय, संघर्ष, प्रयास, सफलता। तो जब कोई समस्या आता है तब हम उसका क्या खोजते हैं? उपाय खोजते हैं कि ये समस्या कैसे दूर हो। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आता है तब हम उसका उपाय खोजते हैं कि इस समस्या का उपाय क्या होगा, निदान क्या होगा। उपाय का निदान भी बोलते हैं। इलाज क्या होगा? बीमारी आ गया तो इसका इलाज क्या होगा? समस्या का उपाय होता है, निदान होता है, इलाज होता है। ठीक। तो ये चारों ऑप्शन नहीं हो, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते भाई, यही उसका उत्तर है। तो मैंने पहला अनुच्छेद में ही तुम लोगों को एक समस्या में डाल दिया है। कुल 6 शब्द दिया है, कुल 6 शब्द दिया है। अब इन 6 शब्दों का क्या जानना है तुम लोगों को? पता करना है कि वो 6 शब्द किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है या विशेषण है, कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है। तो यह अनुच्छेद यही समाप्त नहीं करूंगा। चलो तुम लोगों को मैं कैसे हम आज के आधुनिक एप्स का, ठीक है, एआई के जमाने में कैसे हम अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं, इसका एक तरीका बताता हूं बच्चों। तो आप सब अपने मोबाइल में एक एप्स डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है चैट जीपीटी। डाउनलोड नहीं करोगे तो भी गूगल में, क्रोम में वो रहता है, चैट जीपीटी लिखना तो चैट जीपीटी का वेबसाइट निकल जाएगा, उस पर टच करना तो चैट जीपीटी खुल के आ जाता है। ठीक है। अब वहां पर जाकर जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है, जो भी पूछना है, वो टाइप करके करोगे और पूछोगे तो वहां उत्तर बता देता है व्याख्या के साथ। जैसे हमने यहाँ क्या क्या पूछा? निष्कपटता पूछा, निष्कपट पूछा, पारदर्शिता पूछा, और क्या पूछा जी? ईमानदारी। अब इन शब्दों के बारे में जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं तुम लोगों को ले चलता हूं, कहाँ? चैट जीपीटी। अब ये देखो, ये चैट जीपीटी का लोगो है। इसी ऐप को मैं डाउनलोड करके रखा हूं। अब ये मैंने खोल लिया चैट जीपीटी। अब इस पे मान लो मैं लिखता हूं निष्कपटता, निष्कपटता, निष्कपटता शब्द, निष्कपटता शब्द क्या है, क्या है?
अब कर लिया, इसके बाद ये तीर का निशान को छू दिया। अब देखो निष्कपटता शब्द के बारे में वो बता रहा है क्या क्या है। निष्कपटता का मतलब छल कपट, उसका अर्थ बताया। फिर यहाँ पर पूरा इसका और सरल अर्थ में क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो उसको पूछो कि संज्ञा, रुको स हो गया, हाँ ये हो गया संज्ञा, संज्ञा है या विशेषण, विशेषण, ये अब फिर वो बताएगा। तो निष्कपटता देखो संज्ञा है करके लिख दिया यहाँ। निष्कपटता क्या है, संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। और ये यहाँ एक और चीज लिखा है देखो, निष्कपट बराबर विशेषण, यानी कि तो निष्कपट ये शब्द बच्चों क्या है, विशेषण है। निष्कपट शब्द विशेषण है, इसी में ता प्रत्यय जोड़ देने पर वो भाववाचक संज्ञा बन गया है, ठीक। तो मैंने एक उदाहरण बताया, अब बाकी शब्दों को आप लोग इसी चैट जीपीटी में जा करके पता कर लेना कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, कौन विशेषण। तो ये चैट जीपीटी दिखाने का मुख्य कारण ये था कि हम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न रोज आते हैं, चाहे किसी भी विषय से संबंधित। तो यहाँ तक कि गणित का भी ना प्रश्न आए तो उसका फोटो खींच के वहां डालोगे और सब उत्तर पूछोगे तो बता देता है। तुम वहां फोटो भी बनवा सकते हो, अपना कार्टून फोटो, ड्राइंग फोटो, जैसा भी। मैं अपना फोटो भी बनवाता हूँ, उसमें कुछ भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां। तुम्हारा तबीयत खराब रहेगा तो क्या दवाई खाऊंगा बोलोगे तो भी बता देगा, कौन से डॉक्टर से मिलूं, सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाता है चैट जीपीटी में। तो आज के जमाने में चैट जीपीटी का उपयोग पढ़ने के लिए जरूर करो, कोई भी प्रश्न पूछो उससे उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर विराम देते हैं।